मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। इसी के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स की आज की जो हेडिंग है उसका नाम है फोटॉन। ठीक है, और आज की सीरीज का जो वीडियो है ये लेक्चर नंबर 5 है। पिछले वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी और उसी सीरीज का जो है ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसका अपर्याप्त पाई गई, या क्लासिकल मैकेनिक्स जो है जो कण जिनका कि वेग प्रकाश के वेग के बराबर था, उस अवस्था में क्लासिकल मैकेनिक्स उसकी व्याख्या करने में असमर्थ था। जो कण प्रकाश के वेग से बहुत कम थे उनकी व्याख्या तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने कर दी, लेकिन जिन कणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर था उस स्थान पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई और क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हुआ। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और हेडिंग हमारी है फोटॉन। फोटॉन क्या होता है और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसमें किस प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोटॉन देखिए, रेडियो तरंगे, ऊष्मीय किरणें, साधारण प्रकाश, यक्स किरणें, गामा किरणें इत्यादि विभिन्न परिस्थितियों में परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी ऊर्जा है, उत्सर्जित ऊर्जा है, ये अलग अलग रूपों में पाई जाती है। एक तो रेडियो वेव्स, जो क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंगों का स्थानांतरण होता है। ऊष्मीय तरंगे यानी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। सिंपल लाइट, साधारण प्रकाश, यक्स किरणें, गामा किरणें, ये क्या है विभिन्न स्थितियों में क्या है उत्सर्जित ऊर्जा है और ये परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित होती है, अलग अलग रूपों में पाई जाती है। वास्तव में विभिन्न आवृत्तियों या तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण है। देखिए जितने भी हैं ये क्या है अलग अलग आवृत्तियों के क्या है विद्युत चुंबकीय विकिरण है, रेडिएशन है, जो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। कहीं एक्स किरणों के रूप में, कहीं गामा किरणों के रूप में, कहीं रेडियो तरंगों के रूप में। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तभी क्या हो रही ये स्थानांतरण कर रही हैं। इनमें क्योंकि इनमें अपवर्तन, विवर्तन तथा व्यतिकरण होता है। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो है रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। ये सारी घटनाएं क्या होती हैं जो कि प्रकाश में पाई जाती है, क्या है तरंग के रूप में। जब ये तरंगे होती हैं विद्युत तरंगे, तो इनमें भी ये घटनाएं होती हैं। जैसे कोई भी साउंड वेव्स है, एक मार्ग से जाती है, कुछ दूर जाती है, तो इसकी क्या होती है आवाज में कमी आ जाती है। कमी आने के कारण क्या है कि तरंगों का बार बार जब जाती है माध्यम में जो भी चीजें टकराती हैं उनसे क्या होता है उनका अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है। घटनाएं होने के पश्चात फिर प्रकाश या क्या होता है साउंड वेव्स पहुंचती है, तो उनकी तीव्रता में क्या होती है कमी आ जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर प्लांक ने 1901 में विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए ये बातें कब हुई, जब विकिरण का क्वांटम सिद्धांत क्या प्रतिपादन नहीं हुआ था। ये माना गया था कि तरंगें कैसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और इनमें क्या है विभिन्न प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं। जब प्लांक ने क्या किया 1901 में क्वांटम सिद्धांत इसका प्रतिपादन कर दिया, तो क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन हो गया, तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि फोटॉन किस प्रकार से चलता है और उसमें किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है और कितनी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो इनका स्टेटमेंट था किसका प्लांक का, जो 1901 में इन्होंने जब इसका प्रतिपादन किया तो क्रांति सी आ गई, और इन्होंने बताया विकिरण असत रूप में अविभाज्य ऊर्जा पैकेट के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होता है। देखिए क्या होता है जो रेडिएशन होता है, जो विकिरण होता है, ये कैसा है असतत रूप में अविभाज्य। देखिए ऐसी ऊर्जा है जिसका कि विभाजन नहीं कर सकते, और क्या की ऊर्जा पैकेट के रूप में होती है। क्योंकि अभी तक दिक्कत ये आ रही थी जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो किस प्रकार से अंतिम बिंदु जाते थे, कैसे अपने को मेंटेन किए। भाई किसी सोर्स से भेजी गई, काफी दूर तक गई, तो कैसे वो ऊर्जा मेंटेन हुई। तो इन्होंने बताया था कि ये कैसा ऊर्जा पैकेट के रूप में होती है, बंडल के रूप में जाती है। और कैसे बंडल अविभाज्य, जिन बंडलों को तोड़ा नहीं जा सकता। विभाज्य टूट जाती, अविभाज्य कैसे होती है टूटती नहीं है। और क्या होता है विकिरण असत रूप से, मतलब ये कंटिन्यूअस
ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई इसका स्पेसिफिक नहीं कि ये लेफ्ट जाए राइट जाए, किसी भी डायरेक्ट में असत रूप से इनका क्या होता है, उत्सर्जन या अवशोषण होता है, या तो उत्सर्जित होंगी या अवशोषित होंगी, जैसी आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार इनका उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इन पैकेटों को फोटान या क्वांटा कहा गया। देखिए जो ऊर्जा पैकेट थे, इन पैकेटों को क्या गया, फोटान कहा गया। फोटान कैसा है, अब क्या जान गए, फोटान हमारा क्या है, अविभाज्य ऊर्जा पैकेट है, जिसका कि विभाजन संभव नहीं है। इसे क्वांटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटा। यानी जहां पे क्वांटा हो या फोटान हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वांटा जो है वो फोटान का ही एक नाम है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एचन्यू होती है। देखिए जो भी फोटान हमारा है, एक फोटान है, उसके पास ऊर्जा कैसी है, एचन्यू। अगर इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो हर बार क्या होगा, एचन्यू एचन्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर यहाँ पर फोटान संख्या 5 है तो क्या हो गया, एचन्यू एचन्यू यानी 5 एचन्यू हो गया। अगर 6 है तो 6 एचन्यू, यानी कि संख्या क्या, प्रत्येक फोटान जो है वो क्या करता है, अपने पास एचन्यू ऊर्जा रखता है। ठीक है, यानी ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, विस्तृत रूप में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि ऊर्जा के पैकेट के रूप में उत्सर्जन होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, इनका विभाजन संभव नहीं है। ठीक है, इसी में क्या हुआ कि इन्होंने 1901 में प्लांक ने बता दिया, क्वांटम बता दिया, तो कुछ वैज्ञानिकों ने और इस पर कार्य किया, और कार्य करने के पश्चात क्या हुआ, आइंस्टीन ने क्या किया, देखिए आइंस्टीन ने प्लांक की क्वांटम परिकल्पना का विस्तार करते हुए यह बताया कि विकिरण न केवल अविभाज्य फोटानों के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होता है, बल्कि आकाश में फोटानों के रूप में ही संचरित भी होता है। देखिए उन्होंने एक बात और बता दी, क्या बता दी, प्लांक ने बताया कि ऊर्जा के पैकेट होते हैं, इनका उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इन्होंने कहा कि इनका उत्सर्जन और अवशोषण तो हो ही रहा है, साथ में फोटान जो है स्पेस में क्या है, फोटान जो स्पेस में क्या होते हैं, प्रोपोगेट भी करते हैं, संचरित भी होते हैं। मतलब क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचते भी हैं। पैकेट तो थे ही, इन्होंने कहा है कि इनको चलाया जा सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इनको जो है इसी फॉर्म में चला सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आ गई कि ऊर्जा पैकेट अगर हमने बना दिए तो ये इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम इनको चला सकते हैं। जब चलाएंगे तो हमारा जो डेटा हमने इनपुट में दिया वही डेटा क्या हो जाएगा, उस माध्यम तक पहुंच जाएगा जहां पर कि हम इसको भेजना चाह रहे थे। इसके ऊर्जा पैकेट में किसी प्रकार का कोई भी विभाजन भी नहीं होगा, जिस प्रकार के फॉर्म में रखा उसी के फॉर्म में ये संचित होकर पहुंच जाएगा जहां हमको भेजना है। और स्पेस मतलब आकाश में, यानी एयर में भेज सकते हैं, फ्री टू एयर हम इसको क्या करेंगे, भेज सकते हैं। इन्होंने इस चीज को यहाँ पर जोड़ दिया कि ये जो है फोटानों के रूप में संचरित होता है, और प्रत्येक फोटान के पास ऊर्जा कैसी है, एचन्यू ऊर्जा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, उतनी ही ऊर्जा के साथ माध्यम में चलेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, जहां आवश्यकता होगी वहां तक हम इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इस बात को और जोड़ दिया। जब इन्होंने क्या किया, आइंस्टीन ने इस बात को जोड़ा तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसी पर कुछ और खोज कर दी। इस परिकल्पना के आधार पर 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी भी खोज इसी सिद्धांत पर हो गई कि जो हमारा विकिरण में जो है क्या होता है, हमारा जो है ऊर्जा पैकेट के रूप में फोटानों का उत्सर्जन होता है। इन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की का जो है प्रतिपादन कर दिया। 1913 में बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए 1913 में क्या किया, बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो भी क्या किया, उन्होंने क्या किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसका प्रतिपादन कर दिया। इन्होंने क्या बताया है स्पेक्ट्रम में, बोहर ने, इन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं जिनकी की तीव्रता अलग अलग है। लाइमन श्रेणियां, बामन श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ये सारी श्रेणियां क्या होती हैं, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं। ठीक है, 1922 में कॉम्पटन ने एक्स किरणों के प्रकीर्णन में इसका उपयोग किया, और इसी में क्या हुआ, 1922 में कॉम्पटन ने अपना इफेक्ट बताया एक्स किरणों के रूप में कि
किस प्रकार से इनका प्रकीर्णन होता है, किस प्रकार से इनकी स्कैटरिंग होती है, इस घटना का भी साथ में प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या बताया, किस प्रकार से हमारा फोटॉन जो है वो 1901 में प्रारंभिक रूप में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जान रहे थे कि इनके अलग अलग रूप है, इन रूपों में ये माध्यम में होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि कैसे डेटा को संचरित किया जाए। ये काम 1901 में प्लांक ने किया और प्लांक ने बताया कि ऊर्जा पैकेट के रूप में क्या होता है, विकिरण जो है वो उत्सर्जित या अवशोषित होता रहता है। साथ में क्या हुआ, जब आइंस्टीन ने बताया, उन्होंने क्या बताया, जो पैकेट है इनका संचरण भी फ्री टू स्पेस संभव है। इसी क्रम में दूसरे वैज्ञानिकों ने दूसरे कार्य किए, अपने अपने बारे में बताया। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।